अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुर इसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 59। 15-16 बरस गुजरे। नवाब ने अपनी एक बेगम को जहर दिलवाया था। उधर एक कमरे में बेगम को धोखे में जहर दे दिया गया था। वो मर रही थी और नवाब साहब बाहर बाग में 2 अंग्रेज अफसरों के एजाज़ में जश्न मना रहे थे। नाच गाना हो रहा था। दोनों अंग्रेज अफसर शराब में बदमस्त नवाब के हरम की एक एक लड़की को अपने साथ बैठाए हुए बेहुदा हरकतें कर रहे थे। दूसरे दिन बेगम को खामोशी से दफन कर दिया गया। आज रात का जश्न तो मुझे बड़ा ही अजीब लगता है, मैंने कहा। मेरा जहन तस्लीम नहीं कर रहा। ये मुराद अली खान का जश्न होगा, ख्वाजा साहब ने कहा। उसे बाप के मरने का गम तो नहीं, खुशी है, उसे नवाबी मिल गई है। यहाँ किसी की मौत का मातम नहीं किया जाता। तुम भी यही हो, रात को अपनी आंखों से देख लेना। ये अंग्रेज अफसर जो आए हैं, रात को महाराजा अंदर बने हुए होंगे। और सिकंदर, आज रात तुम शहनाज को नहीं बचा सकोगे। मैं उसे बचाना चाहता हूँ ख्वाजा साहब। क्यों परेशान होते हो सिकंदर, ख्वाजा साहब ने कहा। शहनाज कहाँ की शरीफ औरत है, आज रात उसे भी ऐश मौज करने दो। ये उस पर ज़बरदस्ती होगी ख्वाजा साहब, मैंने कहा। शराब के 2 घूंट उसके अंदर जाएंगे तो सब भूल जाएगी, ख्वाजा साहब ने कहा। वो जो नहीं चाहती वो भी चाहने लगेगी। मैं ऐसा नहीं चाहता ख्वाजा साहब, मैंने कहा। मुझे उन अंग्रेज अफसरों से नफरत हो गई है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा कि शहनाज उनकी तफरीह का जरिया बने। अचानक मेरी ज़ात से एक शोला सा उठा, मेरी ज़ुबान कांपने लगी। मैंने कहा, ख्वाजा साहब, आपने कहा था कि हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं और ये अंग्रेज़ों का भी नहीं। आपने मुझे बताया था कि इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना है। क्या आप अंग्रेज़ों को खुश करना चाहते हैं जो मुझे कह रहे हैं कि शहनाज को उन अंग्रेज़ अफसरों के पास जाने दो और उसे शराब पीने दो? आहिस्ता सिकंदर, आहिस्ता बोलो, ख्वाजा साहब ने कहा। मुझे बताओ, मैं शहनाज को किस तरह बचा कर रखूं? उसे अपने घर में छुपा लें, मैंने कहा। शाम के बाद उसे इस तरह मेरे घर ले आना कि कोई देख ना सके, ख्वाजा साहब ने कहा। हमने शहनाज को रूपोश करने का तरीका सोच लिया और ख्वाजा साहब चले गए। ये जश्न नहीं था, नाच गाने की महफिल थी। उसका इंतज़ाम महल से कुछ दूर एक मैदान में किया गया। रक्स ज़्यादातर लड़कों का होना था। मैं भी ऐसा ही रकास रह चुका था। मुझे पता चला कि 2 बेहतरीन नाचने वाले लड़कियों का रक्स भी था। शाम को मैं मौका महल देखकर शहनाज के कमरे में चला गया। वो पहले की तरह परेशान थी। उसके पलंग पर रेशमी साड़ी पड़ी थी। सुना है कि आज रात नवाबजादा बाप की मौत का जश्न मना रहा है, मैंने कहा। थोड़ी देर हुई, नवाबजादा आया था, शहनाज ने कहा। उसने मुझे यूं अपने बाजुओं में ले लिया जैसे मैं उसके इंतज़ार में बेचैन बैठी थी। कहने लगा कि तुम मेरी हो। आज एक अंग्रेज़ साहब ने तुम्हारी फरमाइश की है। कहता था कि ये तो इस महल का हीरा है। मुझे बताओ सिकंदर, मैं क्या करूं? वो तो कह गया है कि मैं शाम का खाना अंग्रेज़ अफसरों के साथ खाऊंगी। उसने बताया है कि 4-5 और लड़कियां भी होंगी। खादमा ये साड़ी रख गई है। ख्वाजा साहब का घर जानती हो कहाँ है? नहीं, शहनाज ने जवाब दिया। ये जानती हूँ कि किस तरफ है। अंधेरा हो जाने दो, मैंने कहा, और कंबल या खेस ले लेना। मैं तुमसे दूर आगे आगे जाऊँगा, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाना। मैं तुम्हें ख्वाजा साहब के घर में दाखिल कर दूँगा। क्या ये लोग मुझे ढूंढेंगे नहीं? शहनाज ने पूछा। मैंने अभी और कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा। एक घोड़े का इंतज़ाम है। ख्वाजा साहब ने हमीदुल्लाह के दोस्त आफ्ताब को पैगाम भेज दिया होगा।
वो अस्तबल का इंचार्ज है, ज़रूरत पड़ी तो घोड़ा तैयार मिलेगा। मैं शहनाज के कमरे में ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता था। इलाका डीएसपी और इंस्पेक्टर विल्काक्स ने शहनाज के कमरे में जाना मेरे लिए जुर्म बना दिया था। मैं जानता था कि वो इस वक्त कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। वो कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे थे, वो ऐशो इशरत करने आए थे। मैं और सब इंस्पेक्टर सूफ़ी अब उर्दली बन गए थे और इस इंतज़ार में बरामदे में टहल रहे थे कि साहिब बहादुर का कोई हुक्म आएगा तो फ़ौरन तामील करेंगे। महल के तमाम मुलाज़िम उसी तरफ इकट्ठे हो गए थे जहां अंग्रेज़ अफसर बैठे हुए थे। उससे ख़तरा कम हो गया कि शहनाज को यहाँ से निकलते कोई देख लेगा। आखिर वो वक़्त आ गया। मैं शहनाज के कमरे से दूर खड़ा था। उसकी खादमा को मैंने उसके कमरे में जाते देखा तो मैं परेशान हो गया। खादमा की मौजूदगी में वो कमरे से नहीं निकल सकती थी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि शहनाज किसी बहाने खादमा को चलता करेगी। शहनाज बहुत होशियार और चालाक बन चुकी थी। वो ख़तरा भी मोल ले सकती थी। चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि मैंने खादमा को कमरे से निकलते देखा। उसके जाने के चंद मिनट बाद शहनाज ने दरवाजे में आकर दाएं बाएं देखा। मैं ज़ोर से खांसा। शहनाज ने मेरी तरफ देखा और कमरे में चली गई। अब वो बाहर आई तो उसके ऊपर चादर थी जो घुटनों से नीचे तक चली गई थी। वो बड़ी तेज़ी से बरामदे से भी निकल गई। मैं ख्वाजा साहब के घर की तरफ चल पड़ा। मैं जिस तरफ जा रहा था उधर रोशनी कम थी। शहनाज भी महल के रोशनियों से जल्दी निकल आई। आगे दरख्त और पौधे थे और एक जगह बाड़ भी थी जिसने शहनाज को छुपा लिया। फिर तारीक इलाका आ गया। उससे आगे ख्वाजा साहब का घर था। पहले मैं वहां पहुंचा और ख्वाजा साहब के घर में दाखिल हो गया। ख्वाजा साहब ने मुझे बता दिया था कि वो घर में नहीं होंगे और उनका नौकर भी नहीं होगा। शहनाज भी आ गई। मैंने उसे अंदर के एक कमरे में बिठा दिया और वो दरवाज़ा बंद करके बाहर से जंजीर चढ़ा दी। मैंने शहनाज को तसल्ली दे दी थी कि वो डरे नहीं। मैंने उसे ये भी बता दिया था कि अब वो किसी भी मुसीबत के लिए तैयार रहे और कोशिश की जाएगी कि भाग चले। मैंने सोचे समझे बगैर कभी कोई काम नहीं किया था। अलबत्ता ख़तरों में कूद जाना मेरी सरशत थी, लेकिन शहनाज को छुपा कर मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि उससे आगे क्या करूँगा। बहुत बड़ा ख़तरा था जो मैंने मोल ले लिया था। खुद नवाबजादा मुराद अली खान शहनाज को कहकर गया था कि अंग्रेज़ अफसर ने उसकी फरमाइश की है और वो अंग्रेज़ अफसरों के साथ खाना खाएगी। खाने का वक़्त हो गया था। शहनाज को बुलाने आए होंगे और ना मिलने पर उसकी तलाश शुरू हो चुकी होगी। ये भी हो सकता था कि हर जगह शहनाज को तलाश किया जाता। मुझे पता चल रहा था मैं यहीं शहनाज के पास ठहरूं या महल में चला जाऊं और देखूं कि वहां क्या हो रहा है और उसके मुताबिक कार्रवाई करूं। ख्वाजा साहब चले गए थे। उन्होंने नाचने वाले लड़कों और लड़कियों को और साजिंदों को तैयार करना था और महफल ख़त्म होने तक उन्हें वहीं रहना था। उन्होंने एक घोड़े का इंतज़ाम तो कर दिया था, लेकिन अभी हमने ये फ़ैसला नहीं किया था कि भागने की सूरत में हम जाएंगे कहाँ। अभी तो ये देखना था कि शहनाज के लापता होने का शक मुझ पर किया जा रहा है या नहीं। मुझे भोले से भी ख्याल ना आया कि शहनाज को वापस उसके कमरे में ले जाऊं और उसे उसके हाल पर छोड़ दूं और अपनी नौकरी को ख़तरे में ना डालूं। शहनाज मेरे लिए एक चैलेंज बन गई थी और मेरे लिए ये इरादा पत्थर पर लकीर की मानद हो गया था। शहनाज को अंग्रेज़ अफसरों के पास नहीं जाने दूंगा। मैं महल की तरफ चला गया। एक कांस्टेबल ने मुझे बताया कि सब इंस्पेक्टर सूफ़ी मुझे ढूंढ रहा है। मैं उसके पास चला गया। कहाँ गायब हो गए थे? सूफ़ी ने पूछा और कहने लगा, हमें खाने के लिए बुलाया जा रहा है। शहनाज को ढूंढ रहे हैं। एक नौकर कुछ परेशान सा दौड़ता फिर रहा था। मेरे पास रुक गया और अपने आकाओं को अंग्रेज़ अफसरों और शहनाज को गालियां देकर कहने लगा कि नवाब की एक फाशा नहीं मिल रही। कहता था कि ये नवाबजादा नाच गाना करा के
अपने बाप की कुल करा रहा है। ढूंढते रहे सूफी साहब, मैंने कहा, हमारी मजबूरी है कि यहाँ मौजूद रहना है। 1 मिनट यहाँ ठहरने को जी नहीं चाहता। हमारे लिए एक और कमरे में खाने का इंतज़ाम किया गया था। मैंने अपने लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि भूख ही मारी गई थी। मेरे जहन पर शहनाज सवार थी और मैं बेख्याली में खाना खा रहा था। 1 नहीं 4-5 खाने थे, रोस्ट गोश्त भी था। ऐसी ज़ियाफ़त तो मैं ख्वाब में भी नहीं देख सकता था, लेकिन पेट उन नवाबों को कबूल नहीं कर रहा था जो मैं ज़बरदस्ती हल्क में ठोंस रहा था। मैं खाना खा ही रहा था कि हमारे हेड क्वार्टर के एसपी का उर्दली जो उसके साथ आया था मेरे पास आया और मेरे कान में कहा कि इंस्पेक्टर विल्काक्स मुझे बुला रहा है। मैं खाना छोड़कर चला गया। वो महल के दूसरे हिस्से में एक बरामदे में खड़ा था। उसके साथ इलाका डीएसपी था। शहनाज कहाँ है? विल्काक्स ने मुझसे पूछा। शहनाज? मैंने हैरान होकर कहा, वो मेरे पास तो नहीं थी साहब, मैं उसके कमरे में भी नहीं गया। शहनाज कहाँ है? उसने छड़ी का एक सिरा मेरे कंधे पर रखकर रोब से पूछा। तुम जानते हो वो किधर चली गई है? मैं कैसे जान सकता हूँ साहब बहादुर, मैंने तहम्मुल से कहा। आज दोपहर के बाद से अब तक मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। तुम शाम को उसके कमरे में गए थे। विल्काक्स ने अपनी 2 फुट लंबी छड़ी आहिस्ता आहिस्ता मेरे कंधे पर मारते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने अपने कंधे की तरफ देखा जिस पर आहिस्ता आहिस्ता छड़ी मार रहा था। इंस्पेक्टर विल्काक्स साहब, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे साथ जुबान से बात करें, छड़ी के साथ नहीं। मैं सुन सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ। इसे लाइन हाजिर कर दो। इलाका डीएसपी ने अंग्रेजी में विल्काक्स से कहा। वो मुझे यूं घूर रहा था जैसे मुझे खा जाएगा। मैं इसका इधर ही बंदोबस्त कर दूंगा, इंस्पेक्टर विल्काक्स ने तंजिया कहा और मुझसे कहने लगा। सुनो सिकंदर, हम तुम्हें 1 घंटा वक्त देते हैं। शहनाज को हमारे पास ले आओ। अगर 1 घंटे तक वो ना आई तो तुम एक संगीन जुर्म के मुल्ज़म होगे। मुझे जो गुस्सा आया वो मैं बयान नहीं कर सकता। मैं उन दोनों अंग्रेज़ों को वहीं खरी खरी सुना सकता था, लेकिन शहनाज का ख्याल आ गया। अपने खिलाफ कार्रवाई होने से पहले शहनाज को इधर उधर करना ज़रूरी था। दोनों अफसर मुझे अल्टीमेटम देकर चले गए। मुझे ख्याल आया कि विल्काक्स जिस शौक से मुझे कह रहा था कि शहनाज को ले आओ, उससे ये ज़ाहिर होता था कि उसे शहादत मिल गई थी कि मैं शाम को शहनाज के कमरे में गया था और उसे मैंने ही गायब किया है। ख्वाजा साहब से मिलना ज़रूरी हो गया था। मेरे सामने एक रास्ता खुला था, घोड़ा तैयार था। मैं शहनाज को उस पर बिठाकर भाग सकता था, लेकिन उस रास्ते की मंजिल कोई नहीं थी। मेरे पास 60 मिनट थे। इस कलील वक़्त में मुझे फैसला और उस पर अमल करना था। मैंने एक कांस्टेबल से कहा कि उस कमरे में जाए जहां नाचने वाले लड़के तैयार हो रहे थे। वहां उनके उस्ताद ख्वाजा साहब होंगे। उनके कान में कहे कि सिकंदर बुला रहा है। कांस्टेबल 20 मिनट बाद वापस आया और ये खबर लाया कि सब लोग उस जगह जाकर बैठ गए हैं जहां रक्स वगैरह होगा। अंग्रेज़ अफसर भी बैठ गए थे और शराब चल रही थी। कांस्टेबल को ख्वाजा साहब नहीं मिले थे। मैंने खुद ही खतरा मोल लेने का फैसला कर लिया और उस तरफ से रक्स वाले बाग की तरफ चल पड़ा जिधर रोशनी कम थी। मैं अभी उस जगह से दूर ही था कि सब इंस्पेक्टर सूफी ने मुझे आवाज़ दी। मैं रुक गया और वो बड़ी तेज़ी से मेरी तरफ आ रहा था। सिकंदर भाई, उसने मेरे पास आकर कहा, हम डूब मरे तो अच्छा है। क्यों, क्या हुआ? नवाब की रियासत का एक आदमी है, सूफी ने मुझे बताया, यहीं कहीं काम करता है। वो रोता हुआ मेरे पास आया और मुझे बताया कि एक अंग्रेज़ अफसर उसकी जवान और कवारी बेटी को अपने साथ रक्स की महफिल में ले गया है और उसे अपने पास बिठाया हुआ है। अफसर कौन सा है? हमारा इलाका डीएसपी, सूफी ने जवाब दिया। वार्न साहब, मैं खुद देख आया हूँ। उसने लड़की को अपने बाजू के घेरे में लेकर अपने साथ लगाया हुआ है। लड़कों का रक़्स शुरू हो चुका था। जिस फिजा में नवाब की सांसें अभी तहलील नहीं हुई थी, वो फिजा घुंघरुओं और तिबले की थाप से मुर्तिश हो रही थी।
सूफी को उस लड़के के बाप ने बताया था कि वो महल के अहाते में रहता है। जब कभी नाच गाना होता था, ये लोग जरा दूर खड़े होकर देखने आ जाते थे। ये आदमी अपनी बीवी और जवान बेटी को रक्स दिखाने के लिए ले आया। वो महल में कोई काम करता था, इसलिए वो दोनों को जरा दूर खड़ा रखने की बजाय इस तरफ ले आया। उस वक्त अंग्रेज अफसर उस तरफ जा रहे थे जहां रक्स का इंतजाम था। इलाका डीएसपी ने उस लड़की को देख लिया। वो गरीब बाप की बेटी थी, लेकिन खूबसूरत थी। उसका रंग गोरा था और उसके कपड़े कीमती या रेशमी तो नहीं थे, लेकिन साफ सुथरे थे। ये अंग्रेज अफसर नशे में था। इलाका डीएसपी की नजर लड़की पर पड़ी तो हंसते हंसते लड़की के कंधे पर जा हाथ रखा और उसके बाप से कहा कि तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है, हम इसे वलायत ले जाएंगे। इस तरह हंसी मजाक में वो लड़की अपने साथ रक्स की महफिल में ले जाने लगा तो उसके बाप से कहा, तुम फिक्र ना करना, तुम्हारी बेटी अभी वापस आ जाएगी। लड़की का बाप इस मजाक को पसंद नहीं करता था। उसने हाथ जोड़कर डीएसपी से कहा, वो गरीब आदमी है और उसकी लड़की को यहीं रहने दे। लड़की की मां कुछ खुश थी कि एक साहब उसकी बेटी पर मेहरबान हो गया है। उसने अपने खामन से कहा, कोई हर्ज नहीं, साहब उसे नाच गाना दिखाने ले जा रहे हैं, किसी कमरे में तो नहीं ले जा रहा। लेकिन लड़की का बाप जो मुसलमान था, बिल्कुल पसंद नहीं करता था कि उसकी नौजवान बेटी एक अंग्रेज के साथ जाए। डीएसपी के साथ 3 और अंग्रेज अफसर थे। उन्होंने लड़की के बाप को थपकियां दी और दोस्ताना अंदाज में लड़की को साथ ले गए। सब इंस्पेक्टर सूफी ने मुझे बताया कि उसका बाप एक जगह खड़ा रो रहा है। वो लड़की को जबरदस्ती तो नहीं ले गए, लेकिन गुलामी का ये मतलब तो नहीं कि बंदर की ये नस्ल हमारी बेटियों का खेल तमाशा बनाती फिरे। सूफी साहब, मैंने पूछा, क्या आपको मालूम है कि लड़की खुशी खुशी गई है या डीएसपी उसे घसीट कर ले गया है? मैंने उसके बाप से पूछा था। सूफी ने जवाब दिया। वो कहता है कि लड़की की आंखों में आंसू आ गए थे और वो बहुत घबराई हुई थी। मेरा दिमाग पहले ही जल रहा था। ये वाकया सुनकर मैं पागल सा हो गया। ये पहला मौका था कि गुस्से ने मुझ पर काबू पा लिया। उसे आप गैरत कहें, जो कुछ भी कहें, मुझे यूं महसूस हुआ जैसे ये लड़की मेरी सगी बहन हो और उसकी असमत की पासबानी मेरा फर्ज हो। सूफी साहब, मैंने कहा, मैं बता नहीं सकता कि मैं क्या करूंगा। एक बात का ख्याल रखना, किसी को ये पता ना चलने देना कि आपने मुझे इस लड़की के मुतल्लिक कुछ बताया था। सिकंदर, सूफी ने कहा, तुम कुछ ज्यादा गुस्से और जज्बात में आ गए हो। गुस्सा तो मुझे भी खा रहा है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। हो सकता है कि अपनी माँ की तरह ये लड़की भी खुश हो कि उसे एक अंग्रेज अफसर ने पसंद किया है। आप ही ने तो बताया है कि लड़की उसके साथ गई तो उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर घबराहट थी। मैंने कहा, सूफी साहब, आप कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम ये भी तो नहीं कर सकते कि अपनी बेटियां उन फरंगियों के हवाले कर दें। आप कुछ ना करें। अगर मैं कुछ कर बैठूं तो जो मेरी मदद आप कर सकते हैं करें। तुमने सोचा क्या है? सूफी ने पूछा। जो अल्लाह को मंजूर होगा, मैंने जवाब दिया। मैं सूफी को वहीं छोड़कर उस तरफ चल पड़ा जहां रक्स की महफिल गर्म थी। सब इंस्पेक्टर सूफी ने मुझे आवाज दी जो मैंने इस तरह सुनी जैसे मुझ पर नीम गशी तारी हो। मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां कोई और नहीं था और रक्स का सारा मंजर और तमाशाई बड़ी अच्छी तरह नजर आ रहे थे। एक तरफ 2 लंबे सोफे रखे हुए थे। अंग्रेज अफसर और नवाबजादा मुराद अली खान उन पर बैठे थे। हर अंग्रेज की बगल में एक खूबसूरत लड़की थी। ये तो हरम की लड़कियां थीं जिनका फर्ज और पेशा ही ये था कि मेहमानों के साथ लग कर बैठे। लेकिन डीएसपी को देखा तो मैं आग का शोला बन गया। गरीब की बेटी सीधे सादे लिबास में थी और वो वाकई हसीन लड़की थी। डीएसपी ने अपना बाजू उसके कमर में डाल रखा था और लड़की परे हटने की कोशिश करती थी। दूर से ही पता चल रहा था कि डीएसपी नशे में है। मैंने ये सोचा कि पीछे से जाऊं और डीएसपी के कान में कहूं
कि शहनाज मिल गई है, लेकिन वो यहाँ आने से घबराती है, इसलिए डीएसपी मेरे साथ आए। मालूम नहीं मेरी ये सोच कामयाब होती या नाकाम, लेकिन खुदा ने बड़ा अच्छा सबब पैदा कर दिया। डीएसपी के साथ स्पेशल ब्रांच का एसपी बैठा था। डीएसपी ने उसके कान में कुछ कहा। एसपी मुस्कुराया, उसने सर हिलाया। ये इलाका डीएसपी था जिसका नाम वारन था। वो उठा, लड़की को भी उसने अपने साथ उठाया और पीछे की तरफ चला गया। मुझे मालूम था कि पीछे उसी बाग का एक हिस्सा है जहां दरख्तों पर चढ़ी हुई बेलें और पौधे बहुत घने हैं। डीएसपी लड़की को उस तरफ ले गया। उस तरफ अंधेरा था। बाग के उस हिस्से में सैर सपाटे के लिए कम ही लोग जाते होंगे। मैं समझ गया कि वो लड़की को उधर क्यों ले जा रहा है। मैं वहां से हटा और अंधेरे में चला गया। कुछ आगे जाकर मैं दरख्त पर चढ़ी हुई बड़ी घनी बेलों की ओट में रुक गया। डीएसपी लड़की को साथ लिए बेलों की उस ओट की दूसरी तरफ से गुजरा। लड़की ने घबराई हुई आवाज में कहा, साबे बहादुर, मैं उधर नहीं जाऊंगी। फिक्र नहीं, डीएसपी ने बदमस्त आवाज में कहा, डरो मत, हम पैसे देंगे, हम तुम्हें वलायत ले जाएंगे। नहीं साबे बहादुर, लड़की मिन्नत समाजत कर रही थी। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वहां अंधेरा तो था, लेकिन दूर की रोशनियों से कुछ नजर आ रहा था। मैंने बेलों की ओर से झांक कर देखा। लड़की रुक गई थी और डीएसपी उसे अभी और आगे ले जा रहा था। आखिर उसने लड़की को बाजों पर उठा लिया और कहा कि ऊंचा मत बोलो, हम मारेंगे। 20-25 कदम आगे सीमेंट का बना हुआ एक बेंच था। डीएसपी ने लड़की को उस बेंच पर लिटा दिया। लड़की उठ बैठी। डीएसपी ने फिर धक्का देकर उसे पीठ के बल लिटाया। लड़की के रोने की आवाज मुझ तक भी पहुंची। मैं प्राइवेट कपड़ों में था क्योंकि मैं स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर था। मैंने पतलून पहन रखी थी। उसकी एक जेब में रिवाल्वर था। बाएं रान के साथ मैंने खंजर बांध रखा था, जिसे बरवकत निकालने के लिए मैंने पतलून की बाएं तरफ की जेब फाड़ी हुई थी। जेब में हाथ डालने से हाथ खंजर के दस्ते पर जाता था। मैंने रिवाल्वर की बजाय खंजर का इस्तेमाल ज्यादा मुनासिब समझा। जेब में हाथ डाला और खंजर खींच लिया। उसकी न्याम उतार कर पतलून की बेल्ट में उड़स ली और खंजर दाएं हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। मैं पौधों की ओट में तेज चलता उनके करीब पहुंच गया। डीएसपी ने लड़की को जबरदस्ती बेंच पर लेटाकर हाथों से उसे दबा लिया था। मैं ओट से निकला। फासला 7-8 कदम था। मैं डीएसपी के पीछे पहुंच गया। वो खड़ा था और लड़की पर झुका हुआ था। मैंने उसकी पीठ पर आहिस्ता से थपकी दी। वो फौरन सीधा हुआ और पीछे को मुड़ा। उसने अंग्रेजी में बड़े गुस्से में पूछा था कि तुम कौन हो? सब इंस्पेक्टर सिकंदर, मैंने जवाब दिया और लड़की से जो उठकर खड़ी हो गई थी कहा, जा लड़की, भाग जा यहाँ से और सीधी अपने घर जा। लड़की दौड़ पड़ी। डीएसपी ने उसकी तरफ देखा, 2 कदम चला, फिर रुक गया और अंग्रेजी में मुझे गलीज हिंदुस्तानी वगैरह कहा और उसके साथ ही उसने दाएं हाथ का मुक्का सीधा बॉक्सरों की तरह मुझे मारा। लेकिन मुक्का हवा में लगा, क्योंकि मैं जानता था कि अंग्रेज का पहला वार यही होता है। मैं उसके लिए तैयार था, इसलिए मैंने मुंह एक तरफ कर दिया और मुक्का मेरे मुंह के करीब से गुजर गया। वो नशे में था। उसका मुक्का हवा में गया तो वो आगे को झुका। उसका पहलू मेरे पेट से चंद इंच ही दूर था। मैंने ऊपर से खंजर का वार हाथ पूरी लंबाई तक ऊपर ले जाकर पूरी ताकत से किया। डीएसपी के मुंह से हल्की सी आवाज निकली। मैंने खंजर दिल के मकाम पर मारा था। वो बड़ा तंदुरुस्त अंग्रेज था। सीधा हुआ तो मैंने उसके आगे से खंजर पूरी ताकत से फिर दिल के मकाम पर ही मारा। मुझे यकीन था कि उसका दिल कट चुका है। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। पहले उसके घुटने जमीन पर लगे, फिर वो लड़क गया। अगर खंजर के ये दोनों वार दिल पर ना लगते तो वो इतनी जल्दी ना गिरता। मैंने उसके कपड़ों से खंजर साफ किया, खंजर वापस डाला और वहां से बड़े इत्मीनान से चल पड़ा। मैं जिस रास्ते से वहां तक गया था उसी रास्ते वापस आया। रक्स की महफिल अरूज पर थी। किसी को गिरदो पेश का होश नहीं था।
मैंने ख्वाजा साहब को देख लिया। वो उस तरफ खड़े थे जहां से वो नाचने वाले लड़के और लड़कियों को तैयार करके आगे भेजते थे। मैंने ख्वाजा साहब के कंधे पर जा हाथ रखा। उन्होंने घूम के देखा। मैंने उन्हें इशारे से कहा कि मेरे साथ आएं ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब दानिशमंद इंसान थे। मुझे कनातों की ओट में ले गए। मैंने उन्हें सुनाया कि मैं क्या करके आया हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि मेरे अंग्रेज़ इंस्पेक्टर ने मुझे 1 घंटे की मोहलत दी थी, मैं शहनाज को लाकर उसके हवाले कर दूं। ख्वाजा साहब ने चौंक कर मेरे मुंह की तरफ देखा और कुछ देर खामोश रहे।